नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अल्ट्रा नॉलेज ऑफ लॉ में। तो हम लोग जो है यूपीएपीओ की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएपीओ के अंतर्गत आने वाला जो एक सब्जेक्ट है वो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 1861। तो हम उसी की धाराओं को कर रहे हैं और हमने धारा 22 तक यानी सेक्शन 22 तक हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे की धाराओं की जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद है धारा 23। धारा 23 क्या कह रही है? धारा 23 कह रही है पुलिस अधिकारी के कर्तव्य, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं इसमें? प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्ण जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का पालन व निष्पादन करे। यानी किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो है जो लॉ लॉ से लॉ पूर्ण यानी विधिपूर्ण का मतलब होता है लॉ लॉ से भरे हुआ, मतलब जो लॉ के अंतर्गत जारी किए गए हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो आदेश जारी किए गए, वारंट जारी किए गए, उनका पालन करेगा और निष्पादन भी करेगा। आगे क्या करें? लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह और संसूचना करे, अपराधों और लोक न्यूसेंस के किए जाने का निवारण करे। तो ये सब आप हम सभी जानते हैं कि अपराध वगैरह हैं जो पब्लिक न्यूसेंस हैं, तो इनका निवारण के लिए हम कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास ही जाते हैं। तो पुलिस अधिकारी को भी ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला क्या है? अपराधियों का पता चलाए और न्यायालय के समक्ष लाए, यानी अपराधियों की जानकारी निकाले और उनको कहाँ? कोर्ट में पेश करे। और उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए वह वैधता प्राधिकृत है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए बिना वारंट किसी शराब की दुकान, जुआगर, भ्रष्ट या उच्च खल व्यक्तियों के साथ के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। तो इस लाइन का मतलब ये कहा गया है कि बिना वारंट जो है पुलिस अधिकारी किसी शराब की दुकान, जुआ घर या कोई ऐसी जहाँ पे गलत काम हो रहा हो, भ्रष्ट कार्य हो रहा हो, व्यक्तियों के समागम का इकट्ठे हैं वो अन्य स्थान पर प्रवेश कर सकता है, ठीक है। और उसका निरीक्षण भी कर सकता है, ठीक है। इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे तो फिर शराब की दुकान वाले बोलेंगे दिखाओ वारंट, तब हम आपको अंदर जाने देंगे। तो इसका मतलब ये है जो ये चीज़ दी गई आपके यूपीएपीओ में आ सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे इसमें से सवाल बन सकता है कि क्या शराब की दुकान में कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के जा सकता है? क्या जुआ घर में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के जा सकता है? ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ जा सकता है और उसका निरीक्षण भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 24 है पुलिस अधिकारी इत्तला आदि कर सकेंगे। तो पुलिस अधिकारी किसको इत्तला कर सकेंगे? यहाँ पे ये भी इस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के या पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को, यानी डीएम साहब को, जिला मजिस्ट्रेट से मतलब है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट को दे और समन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य ऐसी विधिक आदेशिका के लिए जो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विधि विरुद्ध के अनुसार निकाली जा सकती है, आवेदन करें। तो यानी कि एक पुलिस ऑफिसर वो क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट के सामने क्या, मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है? इत्तला दे सकता है। और क्या निकल सकते हैं हम उसके खिलाफ? समन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य ऐसी विधिक आदेश निकलवा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 25 कह रही है पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी लावारिस संपत्ति को अपने भार साधन में ले और उसकी तालिका जिले के मजिस्ट्रेट को दे। यानी कि कोई ऐसी लावारिस संपत्ति है, तो लावारिस संपत्ति से मतलब आप क्या समझते हैं? लावारिस संपत्ति से मतलब है कोई रुपया पैसा ऐसी चीज़ है, इस तरीके की चीज़ है, और मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है, जिस पर किसी ने अभी तक अपना अधिकार नहीं दिखाया, अधिकार नहीं बताया कि मेरी है। तो इस तरीके की चीज़ को एक पुलिस अधिकारी, सीधी सी बात है, पुलिस अधिकारी के अंडर जाएगी वो, और वो उसकी लिस्ट, उस सामान की लिस्ट जो है, जो इस तरीके के सामान है, जो संपत्ति की लिस्ट है सामान की, उसको किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के व्ययन के विषय में ऐसे आदेशों के मार्गदर्शन लेकर कार्य करेंगे जो इन्हें जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त हो। तो जिले का जो मजिस्ट्रेट है यानी डीएम, तो जिले का जो मजिस्ट्रेट है, अगर वो संपत्ति उसका कहीं व्ययन होना है, व्ययन का मतलब कहीं पर उसका यूज होना है, तो उसको यूज किसकी परमिशन से कर सकते हैं? हाँ, जिले के मजिस्ट्रेट यानी डीएम की परमिशन से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 26 क्या कह रही है? धारा 26 कह रही है मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा जारी कर सकेगा। यानी डीएम साहब, जिले का जो मजिस्ट्रेट है उसको काफी पावर्स दी गई है। देख लिए, आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी हो रही होगी कि एक जिले के डीएम को कितनी पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जिले का मजिस्ट्रेट यानी डीएम संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह और विनिर्देश करते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा जारी कर सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उस पर कोई दावा रखता है, ऐसी उद्घोषणा की तारीख से 6 मास के अंदर हाजिर होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा गया है कि डीएम क्या करेगा? उस संपत्ति को निरुद्ध, निरुद्ध का मतलब उसको कोई यूज नहीं कर सकता, निरुद्ध कर देगा, रोक देगा, उसको अपने पास रख लेगा। और और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि और उसकी उद्घोषणा करवाएगा, उद्घोषणा करवा देगा, हाँ भाई ये फलानी फलानी चीज या इस तरीके की वस्तु यहाँ पे हमें मिली है, या ये जगह हमें इस प्रकार से जो है वैसी लग रही है जिसका कोई मालिकाना हक नहीं दिखाया जा रहा है। तो ऐसी
ऐसी जो चीज़ है जिस पर कोई व्यक्ति दावा नहीं कर रहा है। तो इसमें ये भी एक सिचुएशन दी गई है कि जब वो उद्घोषणा करेगा डीएम, तो जब डीएम उद्घोषणा करता है तो उसकी उद्घोषणा के 6 माह के अंदर आपको जो है उस पर अधिकार दिखाना होगा। 6 माह के बाद वो आपको चीज़ मिलेगी नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे समझ लिए कि आपकी कोई चीज़ अगर वस्तु इस तरीके की खो गई है या कोई कहीं गुम हो गई है तो केवल 6 माह तक आपका अधिकार रहेगा, उसके बाद आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके लिए, यानी वाद डालना पड़ेगा, केस डालना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। तो और क्या कह रहा है, बीएनएसएस की धारा के उपबंध इस धारा में निर्दिष्ट संपत्ति को लागू होंगे। तो जो बीएनएसएस की धाराएं हैं वो इसमें लागू होंगी, वो जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे तब वो सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 27 क्या कह रही है? धारा 27 कह रही है यदि कोई दावेदार हाजिर नहीं होता तो संपत्ति का अधिग्रहण। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, मान लीजिए कोई रुपयों से भरा हुआ बैग मिल गया या सोने से भरा हुआ बैग मिल गया और उसका कोई दावेदार हाजिर ही नहीं हुआ, तो उस संपत्ति का अधिग्रहण हो जाएगा, मतलब वो कब्जा हो जाएगा। तो कब्जा हो जाएगा तो किसका कब्जा होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर था, यदि वह बेच दी गई है, तो उसके आगमों पर उस कालावधि के अंतर्गत जो अनुज्ञात की गई है दावा नहीं करता है, तो यदि वह ठीक पूर्ववर्ती धारा की उपधारा 2 के अधीन पहले ही बेच नहीं दी गई है तो वह जिले के मजिस्ट्रेटों के आदेशों के अधीन बेच दी जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है जो कि ऐसी वस्तु या संपत्ति है इस तरीके की, तो वो किसी समय के एक मतलब टाइमिंग के अंदर जो है वो बेच दी गई थी, लेकिन उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है। यानी कोई मान लीजिए यहाँ पे भूमि भी है, जमीन है, कोई ऐसी जमीन है या कोई सामान है ऐसा, वो बेच दिया गया है लेकिन उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है, तो डीएम क्या करेगा, डीएम के आदेश के अंतर्गत वो बेच दी जाएगी अगर कोई उस पर दावा नहीं करता है तो। पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बेची गई संपत्ति का विक्रय आगम और धारा 26 के अधीन बेची गई संपत्ति के आगम जिस पर कोई दावा स्थापित नहीं किया गया वो राज्य सरकार के व्यमन पर होगा। सीधी सी बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट की वो चीज़ हो जाएगी। आप लोगों ने देख रहे होंगे आजकल जो है, जो गुंडे मवाली हैं या जो देश विरोधी कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, योगी बाबा बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो बुलडोजर चल गया वो घर नष्ट हो गया, तो उस पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। ये नहीं है कि योगी बाबा को सिर्फ घर तोड़ने से मतलब है कि उन्हें घर तोड़ना अच्छा लग रहा है, नहीं, वो प्रॉपर रूप से कार्य किया जा रहा है। वो एक ऐसा कार्य किया जा रहा है कि उस इंसान का जो संपत्ति है वो भी कब्जे में आ जाता है और उससे राज्य सरकार को फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 28, धारा 28 क्या कहती है, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पुलिस ऑफिसर नहीं रहता है, यानी कि उसने जो है नौकरी छोड़ दी। जैसे कि ये कह रहा है इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी नए रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो तुरंत अपना प्रमाण पत्र, वर्दी, साज सज्जा, नियुक्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो उसे उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रदान की गई थी तत्काल प्रदान नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपये से अनधिक तक की शास्ति या 6 माह से अनधिक कालावधि के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से या दोनों से दंडनीय होगा। यहाँ पे सीधी सीधी बात समझने वाली ये है कि मान लीजिए अब आप पुलिस में तो रहे नहीं, और पुलिस में रहे नहीं, पुलिस से आपने त्याग पत्र दे दिया, पुलिस से आपको निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिए गए, आपको मान लीजिए डिसमिस कर दिया गया, पुलिस से हटा दिया गया पद से आपको, आप पुलिस वाले नहीं रहे, उसके बावजूद भी आप अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं कर रहे हैं, वर्दी नहीं दे रहे हैं, जो आपको साज सज्जा का सामान दिया गया या जो वस्तु दी गई आपको वो आप जमा नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुलिस विभाग जो है आपको क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष चले जाएगा, और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने पर अगर आप दोष सिद्धि हो गए, दोष सिद्धि होने पर क्या होगा, आपको कम से कम 200 रुपये तक का, 200 रुपये तक का तो आपको क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। ठीक है, और 6 महीने तक की आपको क्या हो सकती है, सजा होगी, दंड मिलेगा 6 महीने तक का, या तो वो कठोर दंड होगा या फिर श्रम सहित होगा या कठोर श्रम सहित या रहित होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है श्रम सहित या रहित का मतलब होता है एक होता है परिश्रम करवाया जाएगा आपसे, एक होता है बिना परिश्रम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 29, धारा 29 क्या कहती है, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां। तो सस्तियां का मतलब समझ लिया आप, दंड से ही मान लीजिए एक तरीके से, क्या सस्तियां का मतलब क्या होता है, दंड यानी पनिशमेंट। ठीक है, चलिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम द्वारा दिए गए विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी होगा, या जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए प्रत्याहरण करता है, या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी छुट्टी के अवसर पर बिना युक्ति युक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है, या जो कायरता का दोषी है, या जो अपने अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है। देखिए कितने सारे पॉइंट हो गए यहाँ पे, कितने सारे पॉइंट बताएंगे ये इतने सारे पॉइंटों में आपको देखिए समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लीजिए जानबूझकर भंग या उपेक्षा करता है, मान लीजिए जो कोई उसे एक आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, जानबूझ के उसे नहीं किया उसने, पहला दोष हो गया। दूसरा दोष क्या बताया गया कि बिना 2 महीना की सूचना दिए गायब रहता है बंदा। प्रत्याहरण का मतलब है गायब हो जाना, भाग जाना, भगोड़ा हो जाना। 2 महीने की सूचना दी नहीं कि वहाँ भाई मुझे करनी नहीं है नौकरी,
और अपना कर्तव्य तो बहुत दूर की बात है, जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो ये दूसरा दोष हो गया। और क्या है, जो छुट्टी पर गया और छुट्टी खत्म होने पर आया नहीं, किसी मतलब वैलिड रीजन के बगैर बंदा अनुपस्थित है, यानी उपस्थित नहीं हुआ है, और कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया है, ना किसी को बताया है कॉल करके कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। तो एक ये हो गया दोष। उसके बाद या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन, मान लीजिए ड्यूटी पुलिस की कुछ और है, कर वो कुछ और रहा है, तो ऐसे में भी क्या होगा, ये भी उस पर दोष लगाया जाएगा। और जो कायरता का दोषी से आप समझ सकते हैं, कायर व्यक्ति की तो कोई डिटेल्स बताई नहीं जा सकती हैं। जो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है वो व्यक्ति कायर ही होता है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने कार्य को नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता, तो उसे हम कायर ही बोलेंगे। और जो अपने अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है। अभिरक्षा का मतलब होता है कस्टडी। मान लीजिए कोई बंदा कस्टडी में दिया गया उसके, और वो कस्टडी में दिए हुए बंदे को व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है बच्चे उस बंदे के साथ में कोई व्यवहार करने का, लेकिन वो उसके साथ में मार पिटाई हिंसा करता है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों के द्वारा कि बंदे को पुलिस थाने ले गए, वहां जाकर उसके हाथ पैर तोड़ डाले, पिटाई करी, ये करा। ये अगर आप पुलिस एक्ट पढ़ेंगे 1861 का पुलिस एक्ट अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए कानून में बहुत कुछ है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। तो इसके इसी वजह से हम लोग क्या होता है, इसी वजह से हम पुलिस वाले को रिश्वत खिलाना, ये करना वो करना, बाकी चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर हमें कानून की जानकारी होगी तो सामने से लोग डरेंगे, ठीक है, पुलिस वाला भी हमसे डरेगा। तो अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो इन सब का दोषी पाए जाने पे क्या होगा, अब लास्ट का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध पर 3 महीने यानी 3 मास, मास का मतलब महीना, 3 मास से के वेतन से अनधिक शास्ति या 3 मास से अनधिक काल अवधि के लिए कठोर श्रम सहित कारावास से दोनों से दंडनीय होगा। या तो क्या होगा, उसको उसका 3 महीने का वेतन काट दिया जाएगा, यानी 3 महीने का वेतन निलंबित कर दिया जाएगा, और या फिर उसको 3 महीने के लिए क्या होगा, कठोर श्रम सहित कारावास दिया जाएगा, यानी 3 महीने की जेल कराई जाएगी, वो भी कठोर श्रम वाली। और या फिर दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है, या तो इन दोनों में से एक चीज होगी, या दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने जो है धारा 29 तक पढ़ा है, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपको सफलता दिलवाएगी। इसलिए अपने प्रयास को जारी रखिए, क्योंकि यूपी एपीओ के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए बार बार अपनी इन चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा और तैयारी में लगे रहिएगा। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू।